जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आइए देखते हैं 5 अक्टूबर में जो न्यूज़पेपर है उसमें क्या खास है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर द हिंदू जो है उसमें जो एडिटोरियल आया है उस पर भी नज़र डालेंगे, क्योंकि दो ऐसे एडिटोरियल आज आए हैं द हिंदू में जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पर टैप रूट्स टू हेल्प रिस्टोर इंडिया फेडिंग ग्रीन कवर, फॉरेस्ट कवर जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इस पर हम नज़र डालेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम एडिटोरियल देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है साइंस ओवर स्मॉग टावर। तो ये जो है ये बेसिकली सोल्यूशन ओरिएंटेड एडिटोरियल है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी सोल्यूशन ओरिएंटेड एडिटोरियल्स होते हैं वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी काम आते हैं। और सोल्यूशन ओरिएंटेड जो है ज़्यादातर हमें इंडियन एक्सप्रेस में देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि द हिंदू जो है उसमें भी कुछ हो जाता है कि नहीं यार, हमने भी बहुत अच्छे जो पुण्य करने चाहिए, तो इसलिए वो भी डाल देते हैं। खैर, तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस पर अगर हम डालते हैं तो यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन जो है उसमें यहाँ पर नोबेल की बात की जा रही है, क्योंकि अब पुरस्कार जो है वो अब बांटे जाएंगे। तो अब उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। आपको सबसे पहले यहाँ पर इस एडिटोरियल में क्या है वो तो हम देखेंगे, लेकिन आपको जो नोबेल प्राइज़ है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में लिखना है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा नोबेल प्राइज़ के बारे में। देन यहाँ पर यूपी पंजाबी फार्मर्स हिस्ट्री कंट्रीब्यूशन इस सब के, क्योंकि देखिए अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है ना। कई सारे एसयूवीज जो है वो यहाँ पर आंख पे चढ़ाई जा रही है, बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं। हालांकि कुछ प्रूव नहीं हो पा रहा है अभी तक, लेकिन स्टिल वहाँ पर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन कंट्रोवर्सी जो है वो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। देन यहाँ पर जो फिजर शॉट्स है, यहाँ पर वैक्सीन के बारे में बात हो रही है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि वैक्सीन से रिलेटेड हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, वैक्सीन हेजिटेंसी, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। देन उसके बाद अगर हम एडिटोरियल पेज की बात करते हैं तो यहाँ पर अनईज ऑफ रैंकिंग, यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसमें कुछ भी खास नहीं निकलता है। देन उसके बाद देयर राइट टू प्रोटेस्ट, अगेन वही जो है वो बात हो रही है जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं आइडियाज़ पेज की, तो इसमें ये वाला जो है कॉन्टेस्ट फॉर द मून, ये वाला एडिटोरियल एक काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम देखेंगे। देन रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड ये वाला भी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से एडिटोरियल्स आज हमें देखने को मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर, और उसी के साथ साथ जो द हिंदू है उसके भी जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। लेकिन उससे पहले अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लाए जा रहे हैं, भली वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, भली वो एंशियंट हिस्ट्री हो, भली वो मेडिवल हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, एनवायरमेंट हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, मतलब पूरा का पूरा कोर्स आपको देखने को मिल रहा है लोवेस्ट प्राइजेस में, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए इसको आप मिस मत कीजिए। पूरे साल भर का जो क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि यार इतने कम प्राइस में पूरे साल भर की अगर मिल रही है इंक्लूडिंग जीएसटी, तो इतने कम प्राइस में मिल रहा है तो यार क्या ये एक ही सब्जेक्ट के लिए है? जी नहीं, एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको देखने को मिलेगा। प्लस उसके बाद आपको जो एक्सेस है फॉर द डेस्कटॉप वो भी दिया जाएगा, और जब आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे। इसलिए अगर आपको छोटे मोबाइल में देखने में तकलीफ हो रही है तो डेस्कटॉप का भी एक्सेस हम आपको दे देंगे, लेकिन उससे पहले आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो लेना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको वेरियस जो ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस वो दिखाई देंगे, और इतने ज़बरदस्त क्वालिटी के कंटेंट है कि आपको मज़ा आ जाएगा देखकर। तो डाउनलोड कीजिए अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइंस और स्मॉक टावर जो है ये वाला एडिटोरियल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या खास है इस एडिटोरियल में। तो कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि दो नए स्मॉक टावर जो है रिसेंटली इनॉग्रेट किए गए हैं दिल्ली में। क्या मुझे आप बता सकते हो स्मॉक टावर जो है ये क्या है, इसके जो फीचर्स है क्या आप मुझे बता सकते हो? क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। बेंगलुरु और चंडीगढ़ जो है उन्होंने भी इंस्टॉल किए हैं स्मॉक टावर। ये जो डेवलपमेंट है ऑफर ये ड्राइव है सिम्बॉलिज्म रेदर देन साइंस। एक सिंबल हमने लगा दिया है कि हम यहाँ पर हमारे पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, हम हमारे पर्यावरण को जो भी दूषित कर रहे हैं उसको हम नियंत्रित करेंगे। इसका एक सिंबॉलिज्म की तरह लगा दिया, लेकिन साइंस अगर उसके पीछे का देखिए क्या उतना फायदेमंद वो है, कि एक्चुअल में पोल्यूशन जो है क्या वो बचा रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि यहाँ पर स्मॉक टावर जो है वो एयर पोल्यूशन को 80% तक कम कर सकता है, लेकिन उसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस जो है वो नहीं मिल पाया है। स्मॉक टावर चाइना में इंस्टॉल किए गए, लेकिन वो इफेक्टिव प्रूव नहीं हो पाए, वहाँ से जो पोल्यूशन है वो कम नहीं कर पाए। तो फिर इंडिया में करके क्या मतलब है? तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए फिर? अगर स्मॉक टावर यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें पॉलिसी मेकर जो उन्होंने एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग को एक्सपांड करना चाहिए। मॉनिटरिंग को एक्सपांड करना मतलब क्या? कि देखिए बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर हम मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं कि इतना पोल्यूशन है,
पर्टिकुलर एक बड़ी बड़ी जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर तो ठीक है, हमारे पास बड़े बड़े यंत्र है कि जिससे हम पता लगा सकें कितना पोल्यूशन है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जो पोल्यूट करती है, लेकिन स्टिल वहाँ पर मॉनिटरिंग जो है वो नहीं हो पा रही है। तो वहाँ पर क्या है, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको एक्सपांड वहाँ पर करना चाहिए। जहाँ पर लिमिटेड या फिर नो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है वहाँ पर हमें लेकर जाना चाहिए। जो फोरकास्टिंग कैपेसिटी है उसको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। फोरकास्ट मतलब क्या है कि भाई परसों बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो रहेगा। जैसे बरसात का फोरकास्ट हम करते हैं कि बारिश आने वाली है, उसी तरीके से पोल्यूशन का फोरकास्ट भी रहना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या है कि यहाँ पर जो पोल्यूशन जहाँ पर है वहाँ फिर हम कुछ जो मेजर्स है वो ला सकते हैं। जहाँ पर नो मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है मॉनिटर करने के लिए, वहाँ पर लो कॉस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगा सकते हैं, जो सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन है उसको कॉम्बिनेशन के साथ, है ना। और एक बार अगर हम फोरकास्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि फोरकास्ट जो है वो हमने करना चाहिए, और अगर हम फोरकास्ट कर लेते हैं कि परसों बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहेगा, तो फिर वहाँ पर मेजर्स ला सकते हैं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि भाई आप परसों ट्रैवल नहीं कर सकते हो, बहुत पोल्यूशन रहने वाला है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ को पॉज कर सकते हैं कि भाई कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बंद कर दो, बहुत पोल्यूशन होने वाला है। वर्किंग जो है वर्क फ्रॉम होम उसको हम इंकरेज कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर जो है वो लिए जा सकते हैं। देन उसके बाद सेकंड जो है वो हमें देखने को मिलता है, सिटी लेवल इमिशन इन्वेंटरी जो है उसको अपडेट करते रहना चाहिए पीरियडिकली। 75% हमारे जो सिटीज़ है क्लीन एयर प्लान, वो यहाँ पर वाइटल इन्फॉर्मेशन जो है सोर्स की वो नहीं रहती कि मतलब पोल्यूशन आ कहाँ से रहा है, पोल्यूशन का सोर्स क्या है, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। एनवायरमेंट में हमने देखा हुआ है ना, एनवायरमेंट हमारे कोर्स में। तो ये जो है हमें सोर्सेस अगर पता चल गए तो फिर हम उसको ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। तो सोर्सेस पता रहना बहुत ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास रहना बहुत ज़रूरी है। देन थर्ड चीज़ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एफर्ट जो है वो लाए जाने चाहिए, क्वालिटी ऑफ अर्बन स्लम लेबर्स डिवेलर्स इनका यहाँ पर इम्प्रूव कर सके। ठीक है, मतलब क्या है बेसिकली, क्योंकि जो कुकिंग एनर्जी है, क्लीन कुकिंग एनर्जी, उसका एक्सेस जो है वो नहीं होता है। तो ये सब कुछ यहाँ पर करना चाहिए। आज भी अगर आप देखोगे अर्बन स्लम एरियाज जो है वहाँ पर जो पोल्यूटिंग फ्यूल्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग के लिए। तो यहाँ पर क्या है, जो विंटर है उस दौरान, और विंटर के दौरान क्या होता है, एयर सस्पेंडेड रहती है, जो पार्टिकुलर मैटर पोल्यूशन में से निकलते हैं, पोल्यूटेंट जो होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, वो इजीली नाक में, कान में, लंग्स में जा सकते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, और ज़्यादा हमारे सेहत पर हानि पहुँचती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, पॉलिसी मेकर ने फोकस करना चाहिए एलपीजी कनेक्शन जो है इन हाउस होल्ड्स को दे। तो क्या आप मुझे ऐसी कोई एक स्कीम बता सकते हो जहाँ पर एलपीजी कनेक्शन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। देन उसके बाद फाइनली हमें ये देखने को मिलता है, सिटीज़ जो है उनको एनफोर्समेंट कैपेसिटी के साथ स्ट्रेंथन करना चाहिए कि भाई एनफोर्समेंट, कि जो भी यहाँ पर पॉलिसी लाई जा रही है, जो भी यहाँ पर सही तरीके से चीज़ें हो रही है उसको इम्प्लीमेंट करना, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हमको देखने को मिलता है। क्लियर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे हम आते हैं, जो फॉरेस्ट है उसका अफॉरेस्टेशन जो होना चाहिए, वो जो द हिंदू में एडिटोरियल देखने को मिल रहा है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन हो, एडुकेट फाइनेंसिंग मिले एंड इंसेंटिव्स मिले। ये अगर हम करते हैं तो हम यहाँ पर जो हमारे फॉरेस्ट है उनको रिस्टोर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, लोकल कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, एडुकेट फाइनेंसिंग देनी है और इंसेंटिव्स बढ़ाने हैं। अब इसी को जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले तो जो ऑथर है वो बैकग्राउंड बताते हैं। बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं तो जो फॉरेस्ट है 30% लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ कवरिंग, फॉरेस्ट जो है अराउंड द ग्लोब यहाँ पर वाइड वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है। कि भाई बहुत बड़ा कार्बन सिंक है, बहुत जो बारिश आती है, बरसात आती है, उसके लिए भी बहुत बड़ा कारणीभूत है। लंग्स अमेजोन को कहा जाता है ना। डिस्पाइट वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशन और नेशनल पॉलिसीज, जो ग्लोबल फॉरेस्ट कवर है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। रिस्टोरेशन मतलब क्या, मतलब यह है कि जो डिग्रेड हो गई है फॉरेस्ट उसको फिर से रिस्टोर किया जाए, उसको फिर से फॉरेस्ट में तब्दील किया जाए। तो रिस्टोरेशन अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझते हैं तो ब्रिंगिंग बैक डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप। ठीक है, जो डिग्रेड हो चुका है, जो डिफॉरेस्ट हो चुका है, उसको फिर से यहाँ पर हम रिस्टोर करें वो अपने ओरिजिनल स्टेट में। बिल्डिंग और मेंटेनिंग एक्टिविटी, जिससे कि हम यहाँ पर जो इकोलॉजिकल फंक्शन है उसको इम्प्रूव कर सके, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके और रेजिलियंट फॉरेस्ट जो उसको क्रिएट कर सके। देखिए यहाँ पर कितना ईजी होता है ना, जब हम माइंड मैप से पढ़ते हैं। माइंड मैप से जो भी पढ़ा जाए काफ़ी आसानी से समझा जाता है। इसलिए यहाँ पर माइंड मैप की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मयूर मोगरे आपको सर्च करना है और फॉलो करना है। डिपेंडेंस जो है फॉरेस्ट पे नियरली 18% ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन, इमेंस प्रेशर जो इकोसिस्टम पर वो यहाँ पर पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डिपेंडेंसी हो गई है पूरी की पूरी, है ना, पॉपुलेशन की। इसलिए इकोसिस्टम जो है वो हैम्पर होती जा रही है। इंडिया में अगर हम देखते हैं तो डिग्रेडेशन जो है वो 41% ऑफ इट्स फॉरेस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से इंडिया ने भी यहाँ पर बोन चैलेंज जो है वो यहाँ पर ज्वाइन किया, जहाँ पर बहुत सारी तरकीबें निकाली गई कि ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन काफ़ी चैलेंजेस आते हैं।
चैलेंजेस किस तरीके से, लोकल इकोलॉजिकल विथ रिसर्च बेस, क्या है प्लांटिंग जो है बिना हम लोकल इकोलॉजी को कंसिडर किए हुए यहाँ पर ज़्यादा डैमेज क्रिएट करता है कि हमको अगर पता ही नहीं है कि लोकल इकोलॉजी कैसी है वहाँ पर। ठीक है, समझ लो कि अगर एकदम आसान शब्दों में बताया जाए तो जहाँ पर कॉटन उगता है वहाँ हम कैशू नट उगा रहे हैं, जहाँ हम कैशू नट उगा सकते हैं वहाँ पर हम कॉटन उगा रहे हैं। तो ऐसे अगर हम करते हैं तो ज़्यादा डैमेजिंग होगा, है ना। अगर हम नेचुरली रीजनरेटेड फॉरेस्ट यहाँ पर अगर करते हैं तो उसके वजह से क्या होगा, कार्बन स्टोरेज ज़्यादा ये हो सकता है। और अगर हम रीजनरेटेड फॉरेस्ट देखते हैं जो नेचुरली रीजनरेट हो रहा है, उसको हम लेस टेक सेंसिटिव बोल सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव क्योंकि खर्चा ही नहीं आ रहा है, और ज़्यादा डाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि नेचुरल तरीके से वो हो रहा है। हम अगर आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पर उगाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर सीड प्लांटिंग जो है वो भी की जाती है कि ऊपर से प्लेन जा रहा है, उस सीड जो है वो फेंके जा रहा है। रिसर्च सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि रिस्टोरेशन जो है साइंटिफिक एक्टिविटी, यहाँ पर रिसर्च सपोर्ट जो है वो यहाँ पर लगता है उसके सक्सेस के लिए। अगर हम रिसर्च ही नहीं करेंगे, अगर हम पता ही नहीं लगाएंगे कैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इंडिया में अगर हम सिचुएशन की बात करते हैं तो नियरली 5.03 इंडियन फॉरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया में आते हैं और स्पेसिफिक रिस्टोरेशन स्ट्रेटेजी जो है ज़रूरत है। रिमेनिंग एरिया जो है वाइड वेराइटी ऑफ डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं, वो ग्रेजिंग हो जाए, चारा जो होता है, एनक्रोचमेंट हो जाए, फायर हो जाए, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हो जाए, तो मतलब बहुत बुरी तरीके का। बाकी मतलब सिर्फ 5.03 जो परसेंट है उसको हम यहाँ पर सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, बाकी जो है बाकी तो पूरे खस्ते जा रहे हैं, है ना। इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर पोवर्टी को जो एलिमिनेट कर रहा है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, पैसा हमारा बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर जो गरीबी हटा रहे हैं, लेकिन डिग्रेडेशन जो है हमारे लैंड का वो और ज़्यादा होता जा रहा है। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी स्कैरिसिटी जो है वो और ज़्यादा होती जा रही है। आउट ऑफ 21.9% पॉपुलेशन जो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं, नियरली 275 मिलियन लोग जो है इंक्लूडिंग लोकल ट्राइब्स, वो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है अपने जिंदा रहने के लिए। मतलब फॉरेस्ट देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट हमारे पर्यावरण के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो लोग रहते हैं फॉरेस्ट में, काफ़ी ट्राइबल लोग रहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो उस पर डिपेंडेंट होती है। तो हम अगर फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं तो सिर्फ हम एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट ख़त्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो ट्राइबल लोग हैं उनका भी हम नेचुरल हैबिटेट जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। अभी सोल्यूशन के तौर पर क्या हो सकता है, तो एडुकेट फाइनेंसिंग जो है यहाँ पर एक मेजर कंसर्न देखने को मिलता है कि फाइनेंसिंग जो है प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है। तो इससे रिस्टोरेशन के लिए जो फाइनेंसिंग है वो यहाँ पर दी जानी चाहिए। जो इंगेजमेंट है स्टेक होल्डर्स का, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, इन सब ने यहाँ पर साथ में मिलकर काम करना चाहिए। अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग जो है स्टेक होल्डर्स की वो यहाँ पर रहना चाहिए। अवेयरनेस रहेगा तो अपने आप यहाँ पर चीज़ें जो है बेहतर होगी। कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए, पॉलिसी इंटरवेंशन जो है उसमें, और फाइनेंस में, ये सारे जो सोल्यूशन है वो इसके निकल सकते हैं। देन आइए यहाँ पर बात करते हैं हम नोबेल प्राइज़ की। तो यहाँ पर नोबेल प्राइज़ जो है वो हमें देखने को मिल रहा है डिटेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, डिटेक्टर जो है जो कम्युनिकेट करते हैं। जैसे क्या है, अगर एकदम आसान शब्दों में बताओ तो अगर हम गर्म को कोई टच करते हैं, ठीक है, प्रेस जो होती है हमारी आयरन, उसको टच करते हैं तो गर्म है, तो एकदम हमारा हाथ जो है झन्नाटा है कि गर्म है यार। अगर ठंडे को टच करते हैं, अरे ठंडा है यार, है ना, स्विमिंग पूल में जा रहे हैं पानी, अरे ठंडा है। तो ये जो है ये कहाँ से होता है, ये सेंसर जो है कैसे काम करते हैं हमारे शरीर में, यही चीज़ यहाँ पर डेविड जूलियस एंड अर्नेन इनके द्वारा बोला गया है। तो बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं तो 5 सेंसेस जहाँ पर ह्यूमन बीइंग जो है वो चीज़ों को परसीव करता है, एक्सपीरियंस करता है पूरी दुनिया को, वो हमें देखने को मिलते हैं 5 सेंसेस, है ना। अब 5 सेंसेस कौन से हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब क्या है कि जो भगवत गीता है ना, उसमें भी एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो कृष्ण है उन्होंने बात कही है कि जो इंद्रिया मतलब हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है, इंद्रिया, मन और बुद्धि, यहीं पर जो डिस्ट्रैक्शन है, किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन बोलिए, वो फिजिकल डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, लस्टी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, वो आपकी गेम का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है वो क्या है, लस्ट है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारे डिस्ट्रैक्शन इंद्रिय, मन और बुद्धि में रहते हैं। अब मन और बुद्धि में जाते कहाँ से, इंद्रियों से ही जाते हैं। तो मतलब सेंसरी ऑर्गन जो है वो सबसे प्राइमरी सोर्स है हमारे डिस्ट्रैक्शन के लिए। क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, है ना। तो अगर आप गार्बेज फीड कर रहे हो सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, सेंसरी ऑर्गन के थ्रू जो भी चीज़ें हमारे शरीर में जा रही है, तो अगर आप सेंसरी ऑर्गन थ्रू भेज रहे हो, सेंसरी ऑर्गन मतलब जो बाहर है वही चीज़ निकलेगी, है ना। तो ये जो चीज़ है आपको अगर कंट्रोल में लाना है डिस्ट्रैक्शन, तो डिस्ट्रैक्शन को आप इनपुट में ही मत जाने दीजिए। ये यहाँ पर बहुत खूबसूरत चीज़ बोली गई। तो खैर यहाँ पर 5 सेंसेस जो है जहाँ से हम परसीव करते हैं, जहाँ से हम एक्सपीरियंस करते हैं पूरी दुनिया को, तो यही जो है इसमें से अगर हम हमारे सेंस देखें टचिंग का,
कि टच अगर हम करते हैं तो ठंडा गर्म ये देखने को मिलता है। तो ये इस पर यहाँ पर चर्चा जो है वो की गई। ठीक है, डिस्कवरी जो है रिसेप्टर TRPV1 ये यहाँ पर वे निकालता है कि कैसे यहाँ पर हम जो टेम्परेचर सेंसेशन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन जो है RNA हमें देखने को मिलता है। तो क्या टेम्परेचर है वो हमें पता चलता है। देन अप नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ट्यूसडे को फिजिक्स में देखने को मिल रहा है, देन उसके बाद वेडनेसडे को केमिस्ट्री में रहेगा, देन उसके बाद थर्सडे को लिटरेचर में मिलेगा, फ्राइडे को पीस में मिलेगा, मंडे को इकोनॉमिक्स में मिलेगा। तो मतलब मंडे तक हमें एक्सप्लेन सेक्शन में यही देखने को मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कॉन्टेस्ट फॉर द मून। तो अब यहाँ पर अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं इसका, तो राजा मोहन जो है वो बोलते हैं कि दिल्ली जो है उसने यहाँ पर हार्ड लुक लेना चाहिए। चैलेंजेस यहाँ पर जो इमर्ज हो रहे हैं करंट स्पेस ऑर्डर में, जो मून है उसके इंटरेस्ट में जो अलग अलग कंट्री जा रही है, तो हमने भी कोई स्ट्रेटेजी डेवलप करनी चाहिए जिससे कि हम नेशनल ल्यूनर मिशन जो है उसमें यहाँ पर घुस सके, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज जो है यहाँ पर कोशिश करते रह रही है। बैकग्राउंड अगर हम देखें तो 1 साल पहले 8 कंट्रीज जो है उन्होंने, जो यूनाइटेड स्टेट्स लीड कर रहा था, उन्होंने सो कॉल्ड अर्थमिस जो आर्थिमिस अकॉर्ड है वो साइन किया। उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लक्समबर्ग ये सब देखने को मिलते हैं। एंड उसी के साथ साथ जो बाकी कंट्रीज है उन्होंने भी काफ़ी ज्वाइन किया। तो कंट्रीज के नाम याद रखिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। देन अकॉर्ड जो है ये यहाँ पर अवॉइड करता है ब्रॉड सेट ऑफ प्रिंसिपल, जिससे कि ह्यूमन एक्टिविटी जो मून पर एक्सपांड होनी है, रेंजिंग फ्रॉम माइनिंग रिसोर्सेज टू सेटिंग अप लूनार कॉलोनीज, तो ये सभी यहाँ पर कंट्रोल में लाया जाए। अब यहाँ पर चाइना की अगर हम बात करें तो भाई घुसपैठ कर रहा है वो तो मून पर। मतलब नेशनल एक्टिविटी अगर हम देखते हैं तो रिसेंट टाइम में काफ़ी एम्बिशियस हो गया है चाइना। मतलब बीजिंग का ल्यूनर मिशन जो है चाइनी के मून गॉडेस पे चैंग पे रखा गया है, 2007 में अनवील किया गया है। चाइना ने अलग अलग स्पेसक्राफ्ट जो है लूनर ऑर्बिट में प्लेस किए हैं चैंग 1-2 के इससे। देन रोवर जो है वो भी मून पर प्लेस किए हैं 3-4 के इससे। तो मतलब चाइना जो है पूरा घुसपैठ कर रहा है मून पर। नेक्स्ट मून मिशन अगर हम देखते हैं 6-7-8 वो तो आने ही वाला है। चाइना जो है वो यहाँ पर इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन जो है साउथ पोल जो है मून का वहाँ पर रख सकता है, ऐसा भी बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, जो ये है इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन, तो ILRS जो है, इसके लिए जो बीजिंग है, जो चाइना है, वो सुपर हेवी रॉकेट जो है वो भी यहाँ पर बिल्ड करेगा एंड ऑफ दिस डेकेड। तो मतलब चाइना काफ़ी एम्बिशियस हो रहा है। चाइना बाकी दूसरी कंट्रीज जो उनका भी यहाँ पर साथ ले रहा है। जैसे रशिया अगर हम देखते हैं उसका लूना सीरीज जो है वो हमें देखने को मिलता है ना। उसने भी काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम ये हैं वो लिए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि चाइना की तरफ से जो मून है उसको पूरा निचोड़ा जा रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया जो है वो भी यहाँ पर आए, क्योंकि इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए तो इतने जो मिशन है वो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि बहुत आ रहे हैं चंद्रयान मिशन के तहत, लेकिन स्टिल जिस तरीके से चाइना अग्रेसिवली कर रहा है उस तरीके से क्या किया जाना चाहिए। तो दिल्ली जो है स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो यहाँ पर लेजिस्लेट करना चाहिए, जिससे कि इंडिया का स्पेस एक्टिविटी प्रमोट हो सके, इंटरनेशनल इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट हो सके। इंडिया ने यहाँ पर इमर्जिंग चैलेंजेस जो आ रहे हैं करंट स्पेस ऑर्डर में वो यहाँ पर देखने चाहिए। कुछ पास्ट पॉलिटिकल अजम्पशन जो है उसको यहाँ पर रिवाइव करना चाहिए, और डेवलपमेंट जो है नए ग्लोबल नॉर्म्स पर उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए आउटर स्पेस ट्रीटी को भी। आउटर स्पेस ट्रीटी भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो मैंने आपसे 3-4 क्वेश्चन जो है वो पूछे हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।